सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ समाअतों का आगाज हुआ। तो समाअत शुरू होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के दो मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान की जानिब से एतराजात सामने आ गए। जुमेरात को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से केस की समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, लेकिन समाअत शुरू होने से पहले ही नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक महसूद ने बेंच से अलहदगी का ऐलान कर दिया। बेंच टूटने के बाद चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी नया लार्जर बेंच तश्कील दे दिया और मुकदमे की समाअत की। बाद अज़ां जुम्मे को सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ईद से पहले केस का फैसला सुनाने का इंदिया भी देते हुए कहा कि मंगल तक इस केस का नतीजा निकलना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर 30 सफ़हात पर मुश्तमिल एक बयान जारी हुआ और फिर उसको मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया। 30 सफ़हात पर मुश्तमिल जारी बयान में जस्टिस काजी फायद ईसा ने अफसोस का इजहार किया और उनके पास इस बात पर जोर देने के सिवा कोई चारा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे आईनी इदारे को किसी फर्द वाहिद की ख्वाहिशात पर छोड़कर उसे वन मैन शो नहीं बनने दिया जाना चाहिए। काजी फायद ईसा के इस बयान के साथ इससे पहले के नोटिस और अहकामात भी मुंसलिक किए गए थे। यह वही बयान है जो जस्टिस काजी फायज ईसा ने जुमेरात यानी 22 जून को अदालत में उस 9 जजेस पर मुश्तमिल बेंच पर एतराजात का ऐलान करने से पहले पढ़कर सुनाया था, जिसका वो खुद हिस्सा थे। जुमेरात को यह बयान पढ़ने के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा अपनी निशिस्त से खड़े हो गए थे और कहा कि वो बेंच से दस्तबरदार नहीं हो रहे, लेकिन वो बेंच में बैठेंगे भी नहीं। जराये के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा का यह बयान सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। इसमें कहा गया कि यह वजाहत करना जरूरी है, जब से 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट एक्ट 2023 का निफाज मुअत्तल किया गया है, मैंने बेंच में ना बैठने का फैसला किया और खुद को चैम्बर के काम में मसरूफ कर लिया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुशाहिदा किया कि चूंकि मैं कानून की मुअत्तली के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करना चाहता, इसीलिए जब तक अदालत कानून की खिलाफ वर्जियों के बारे में फैसला नहीं करती, मैं बेंचेस पर नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं 9 जजेस पर मुश्तमिल बेंच का हिस्सा होने के नाते मौजूद केस सुनता हूं तो मैं खुद इस कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा हूंगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक्ट 2023 का सेक्शन 2 सिर्फ चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस पर लागू होता है। जस्टिस काजी फायजी से हम दोनों एक दूसरे के नुक्ता नजर का एहतराम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज होने के नाते सब दुरुस्त करना मेरा फर्ज है। दूसरी जानिब हुकूमत का दो टोक मौकिफ है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए। निजी चैनल से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और जनाब, अगर हम आइन और कानून की बात करें तो पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में इन जराइम का हवाला दिया गया है, जिसका ट्रायल इस एक्ट के तहत इस सूरत में होता है जब इन जराइम का इर्तिकाब फौजी एहलकार करें। लेकिन साल 2015 में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में हमले के बाद पार्लियामेंट ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम करते हुए एक चौथी कैटेगरी भी शामिल की, जिसमें सिविलियंस पर फौजी अदालतों में मुकदमा चलाने की शिक का इजाफा किया गया। इसके दायरे कार में वो मुल्जिमान आएंगे जो फौजी तंसीबात पर हमले, अगवा बराए तावान और किसी तरह रियासत या शहरियों को खौफजदा करने समेत दीगर जराइम में मुलव्विस होंगे। माजी के 10 से 20 साल के दौरान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत 4 रिटायर्ड फौजियों समेत 25 अफराद का फौजी अदालतों के जरिए ट्रायल हुआ और उन्हें सजाएं दी गई। इन 25 अफराद को फील्ड मार्शल कोर्ट में आइन के आर्टिकल 4, 9 और 10 के खिलाफ वर्जी में सजाएं दी गई हैं। अच्छा जनाब, इन तमाम सूरत पर बात करेंगे और आज बजट में भी थोड़ी सी चीजें ऐड की गई हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। शैला रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आगे चल के मुजाहिद बरेवली साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू शैला रजा साहबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बड़े दिनों बाद। वालेकुम अस्सलाम। याद आपने बड़े दिन बाद। नहीं, हम आपको रोजाना याद करते हैं वैसे। और सारे पार्टिसिपेंट्स को भी सलाम और आपके तवस्सुस से इस चैनल को देखने वालों को भी थैंक यू सो मच। शैला साहब ये बताइएगा, ये जो मामला निकलकर सामने आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है, 14 मई का फैसला सामने है, उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। फैसला है
अब तारीख का हिस्सा भी बन जाए, वो जाहिर सी बात है, उसको मिटाया कोई नहीं जा सकता। लेकिन हुकूमत क्यों ऐसा कर रही है कि अगर कोई फैसला उनके हक में आता है तो मान लेंगे, सर तस्लीम खम, अगर नहीं मानेंगे तो जनाब अगर हमारे खिलाफ आए तो नहीं मानेंगे। पीपल्स पार्टी तो अपना एक वजीर आजम कुर्बान कर चुकी है अदालती फैसलों पर। जी हाँ, मैं आपकी पूरी इंट्रो भी सुन रही थी और मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ हुकूमत का या पॉलिटिकल पार्टीज़ का मसला नहीं है, अदलिया में खुद डिवीज़न हो चुका है और इस हद तक हो चुका है कि वो बातें जो माजी में जिस पे बात नहीं की जा सकती थी कि जो थे वो बैठे रह जाते थे और हमारी पार्लियामेंट जो है वो उसके ऊपर ताला लग जाता था। फिर नया तरीक़ा आया कि वज़ीर आज़म जो है उनको घर भेजा जाने लगा। एक मौका ऐसा आया कि फिर लोगों में ये बेचैनी शुरू हुई कि यूसुफ रज़ा गिलानी को गलत घर भेजा गया। फिर ये बात हुई कि मंसूर एजाज वाले केस में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। फिर ये बात शुरू हुई कि जी पनामा पे अकामा कैसे आ गया और ये कैसे बेटे से तनख्वाह ना लेने के में ये किस तरह से तमाम उम्र नाअहल लोग हैं। ये बेचैनियाँ शुरू हुई और फिर बात यहाँ तक भी पहुँची कि इस तरह पेशावर बीआरटी में बेंच बना और फिर वो किस्से को ख़त्म किया गया और इस तरह बहुत सारे केसेस। लेकिन जहाँ तक फैसलों पे अमल ना होने की बात है, ये तो पीटीआई के दौर में शुरू हो गया था, चाहे बल्दियाती मामलात हों पंजाब के या डीसी इस्लामाबाद का मामला हो, उन पे अमल नहीं हुआ। लेकिन इतनी बेचैनी नहीं कोई शो कर रहा कि भाई क्यों नहीं अमल हो रहा। और अब जो मामलात हैं उसमें वाज़े डिवीज़न खुद अदलिया के अंदर है, वन मैन शो की आवाज़ें आ रही हैं। और जो दूसरी बात है वो ये है कि जब हम पंजाब असेंबली की तरफ देखते हैं तो एक दफ़ा कहा जाता है मुनहरिफ लोग दे सकते हैं, दूसरी दफ़ा कहा जाता है मुनहरिफ लोग न दे सकते हैं और उनकी जो है वोट कास्टिंग रुकनियत भी ख़त्म हो जाएगी। तो कन्फ्यूजन हमें बड़ा नजर आया। लेकिन जब यहाँ पर तक आए तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है इस वक्त वो उस पर फैसला नहीं आया है। जब उस पर फैसला नहीं आया है तो आपने कैसे बेंच बना ली, बेंच पे सवाल उठेंगे। और फिर दूसरी दफ़ा ये भी हुआ कि जो हमारे हमें दिखा रहे हैं कि किस तरह हम टीवी पे और मुख्तलिफ जगह और अखबार में देख रहे हैं कि वेबसाइट से उनके बयान को दूसरी दफ़ा भी हटाया लेकिन गया। मेरा हमें ही नहीं है बेचैनी, हम तो कानून नहीं जानते। बिल्कुल, लेकिन चलिए कानूनी मामला पे जरा जिक्र कर लेते हैं ना। इरफान कादिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, इरफान कादिर साहब भी मौजूद हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, वज़ीर आज़म साहब के मावने खुसूसी हैं, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। इरफान कादिर साहब ये बताइएगा, ये जो बेंच बना है जो कि अब 7 रुकनी हो गया है, सिविलियंस का फैसला फौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए, इस हवाले से आप इसको आईनी तस्वुर करते हैं, गैर आईनी तस्वुर करते हैं? ये गैर कानूनी है। अच्छा, गैर कानूनी है, ठीक है। तो सर ये इसकी वजह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है। बिल्कुल, एक कानून बन गया है कि चीफ जस्टिस और 2 जजेस मिलके बेंचेस बनाएंगे। तो ये कैसे हो सकता है कि ये अपनी मर्जी से वायलेट करना शुरू कर दें कानून को और सब खामोश तमाशाई बन के देखते रहें और वाह वाह करते रहें इनकी। तो सर ये एप्लीकेबल है अभी, क्योंकि इस पे तो भी फैसला नहीं आया ना सर? वो फैसला नहीं आया। आपका सीनियर चीफ जस्टिस डेजिग्नेट ने भी कह दिया कि दिस इज इलीगल। फैसला क्या नहीं आया, कानून बन गया हुआ है, इसमें फैसले की क्या बात है? और ये कानून को मुअत्तल कैसे कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? पार्लियामान का बनाया कानून जो है यहाँ वो कह सकती है कि जी वो आइन से मुतसादिम में तो उसका इतलाक नहीं होगा, लेकिन ये मुअत्तली तो हो ही नहीं सकती। दुरुस्त हो गया, बिल्कुल इन्होंने गलत किया है। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, इट इज मिसकंडक्ट, सही, इट इज टू बी टेकन वेरी सीरियसली। ये कुछ लोग बड़े लाइटली ले रहे हैं इन चीजों को। अगर इसी तरह हुआ तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं इस तरह के वो पाकिस्तान में एनार्की फैला देंगे। अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भले इसका लेकिन एक लॉ आ चुका है, उसके बाद जितने भी बेंचेस बनेंगे सर वो गैर कानूनी तस्वुर किए जाएंगे। 9 तारीख को सर गैर कानूनी, बिल्कुल गैर कानूनी। 9 जून को भी एक बेंच बनाया गया था ना पनामा के हवाले से। सारे नहीं, 184(3) वाले। ठीक है सर, वो पनामा वाला जो बेंच बना था वो इसमें शामिल नहीं हो सकता या नहीं होगा? वो पनामा वाला कौन सा बेंच? सर 9 जून को जब भी बना है। हाँ, तो वो सब गलत है ना। अगर वो लॉ आ गया था, लेकिन वो बेंच तो पहले के केसेस चल रहे हैं ना, पुराने। ठीक है,
तो सर वो तो पुराना केस है। उसमें भी तारिक साहब, जस्टिस साहब वहां पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जिक्र उस वक्त नहीं किया, अभी किया, तो इसकी वजह आप क्या कहेंगे सर? इसलिए कि एक चीज होती है लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, चीफ जस्टिस कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं और बहुत सारे लोग उनके साथ हुए हैं। मेरे लिए तो ये हैरानकुन चीज हो गई है कि वो वायलेट कर रहे हैं लॉ को और लोग उनके साथ, बहुत सारे जो वकीला भी साथ हो गए हैं। कभी सुनी नहीं थी मैंने ये बातें इस तरह। ठीक है सर, बिल्कुल दुरुस्त बात है। सर अटॉर्नी जनरल हुकूमत की नुमाइंदगी सर कर रहे होते हैं, आप भी अटॉर्नी जनरल हैं सर, उन्होंने फिर बेंच पर एतराज अदालत के अंदर क्यों नहीं उठाया? देखें, लॉ ऑफिसर के कंसेशन से कानून बदल नहीं जाता। दुरुस्त बात है, लेकिन सर उठाना तो चाहिए ना, आपको लगता है उठाना चाहिए? आप माविन खुसूसी हैं तो आप तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लॉ नहीं आता, अगर अटॉर्नी उनको नहीं बताएगा तो वो हर फैसले रद्द करने शुरू कर देंगे। उन्होंने ओथ नहीं उठाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे। अटॉर्नी जनरल अपना भी काम करे और अटॉर्नी जनरल उनको भी दुरुस्त मत पे डाले। अटॉर्नी जनरल कहां तक जाएगा? अटॉर्नी चीफ जस्टिस को भी तो कुछ इस चीज का ख्याल रखना चाहिए ना कि इस तरह की वायलेशन मत करें। सर मेरा पॉइंट बेसिकली यही है, अटॉर्नी जनरल साहब से जब ये कहा गया कि अगर इस बेंच पर किसी को एतराज है, तो उन्होंने कहा एतराज नहीं है, तो ये उन्होंने अपनी जाती हैसियत में कहा, ये हुकूमत की तरफ से कहा? देखें, ये जरूरत ही नहीं है पूछने की कि किसी को एतराज है कि नहीं है। उनको खुद चाहिए था कि वो देखते कि कानून क्या है। मतलब फिर भी अगर पूछा होता तो वो कह देते ना कि सर आपका ये जो बेंच बना हुआ है ये गैर कानूनी है। नहीं, वो आप समझे नहीं अभी। वो तो जस्टिस मंसूर शाह ने बात की थी, ठीक है, जवाद खाजे की निस्बत से, क्योंकि उनका जवाद खाजे से ताल्लुक है, उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। सही है। ये थोड़ी बात हो रही थी कि ये बेंच जो है ये सही बना है या गलत बना है। ठीक है, वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात हुई। सर अगर इसका फैसला आ जाता है, लेट सपोज मंगल तक इसका इंदिया दिया जा रहा है कि इसका फैसला आ जाता है, हुकूमत इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी 14 मई की तरह, ऐसा ही है सर? हुकूमत पे लाजिम है कि इसको एक्सेप्ट ना करे, हुकूमत पे ऑब्लिगेशन है, हुकूमत की ड्यूटी है कि एक्सेप्ट ना करे। हुकूमत की स्वीट विल नहीं है, हुकूमत की ड्यूटी है कि इसको एक्सेप्ट ना करे। लेकिन सर अदालत का फैसला है, अगर ये आने वाले वक्तों में भी इस तरह से हुआ कि अगर आपकी, लेट सपोज मैं एक बहुत क्लियर बात कर रहा हूं कि आपके अगेंस्ट आए, आप नहीं माने, और अदालत के पास जाहिर सी बात है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी तो होती नहीं है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। अगेंस्ट आए तो वो तो मानेंगे, लेकिन अगर आइन के अगेंस्ट आए तो वो कैसे मानेंगे? तो सर फिर रिप्रेजेंट नहीं करे ना, मेरा पॉइंट ये, आप रिप्रेजेंट नहीं करें, अटॉर्नी जनरल पेश ही ना हो। भाई रिप्रेजेंट करे या ना करे, उससे ये तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है स्टैट्यूट्स को फॉलो करना छोड़ दे, ये कैसे हो सकता है? और सर अगर इसका फैसला आ जाता है तो उसको आप 9 रुकनी बेंच का फैसला तस्वुर करेंगे या तो यार इसकी तो फैसले की कोई हैसियत ही नहीं है। वो जो 14 मई का फैसला था जिसपे वो सारी गवर्नमेंट को गिराने चल पड़े थे कि प्राइम मिनिस्टर को भी गिरा देंगे, क्या बना उस फैसले का 14 मई का? लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये फैसला में जो प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी पे कह रहे थे कि जी बाहर की दुनिया में उनकी प्रोसिक्यूशन होगी, ये होगा वो होगा। उनको जब मैंने बताया था उस वक्त के प्रोसिक्यूशन कैसे होगी, उनको तो सॉवरेन इम्यूनिटी है इंटरनेशनली और उनको विद इन पाकिस्तान भी इम्यूनिटी है, तो क्या हुआ था फिर? किधर गया उस इम्प्लीमेंटेशन उस ऑर्डर की? लेकिन एक ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ था ना। कौन से ऑर्डर पे हुआ था? सर यूसुफ रजा गिलानी साहब के। बिल्कुल नहीं हुआ था। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने इस्तीफा दिया था क्योंकि ऑर्डर गलत था। उन्होंने इंस्टीट्यूशनल क्लैश बचाने के लिए खुद इस्तीफा दिया था। उनको अदालत के अंदर सजा नहीं हुई थी, सजा टिल द एंड ऑफ द कोर्ट? नहीं, वो तो बिल्कुल ही गलत था। टिल द एंड ऑफ द कोर्ट उसको माना ही नहीं था, हुकूमत ने नहीं माना था। मैंने बाहर निकल के एज अटॉर्नी जनरल मैं था उस वक्त, मैंने जी बिल्कुल मुझे याद है सर, कह दिया था कि द ऑर्डर इज वॉइड ab initio। और सर आपने 14 मई के हवाले से भी कहा था कि ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, इसको एप्लीकेबल मैंने पहले कह दिया। 14 मई का जिस वक्त आया था मैंने उसी वक्त कह दिया था कि कभी इंप्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि एक चीज है ही गलत तो इंप्लीमेंट कैसे हो सकती है? सर मैं चाह रहा हूं इसकी थोड़ी सी तशरीह आप कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा अपने दूसरे अधिकार मेहमानों की तरफ। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा है कि मुझे मैं बेंच से अलग नहीं हो रहा, लेकिन मैं इसकी समातों का हिस्सा नहीं बनूंगा, तो उनको काउंट किया जाएगा या नहीं? उनको काउंट किया जाएगा, लेकिन उन्होंने एक बात की है। उन्होंने कहा कि आप अगर बेंच बनाते हैं तो मिलके बनाए ना बाकी 2 जजेस से, आप अकेले कैसे बना सकते हैं? और काजी फायज ईसा ने ठीक कहा है कि उन्होंने ओथ उठाया हुआ है कि मौजूदा राइजुल वक्त कानून के वो पाबंद हैं और उन्होंने इन्हीं सेंटिमेंट्स का इजहार किया, इन्हीं जज्बात का इजहार किया जो कि उनकी ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है। उनकी भी कोई स्वीट विल नहीं है, उनकी ड्यूटी है कि वो इस तरह करते। ठीक है सर, अगर आप मेरे साथ मौजूद रहें, शैला रजा साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शैला रजा साहबा, आप इत्तेफाक करती हैं इरफान कादिर साहब की मुकम्मल गुफ्तगू से, दलाइल से? देखिए मैं तो इसलिए इत्तफाक करूंगी कि मैंने तो कानून का काफ भी नहीं पढ़ा।
अच्छा। और जिस मामले में अदलिया खुद डिवाइड हो जाए उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो ये देख रही हूँ कि अभी वो लोग ही बहुत मुखालफत कर रहे हैं जिन्होंने पीटी। अच्छा, गालिबन हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया। इरफान कादर साहब, सर ये बताइएगा, अच्छा इरफान कादर साहब हमारे साथ नहीं है, हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। हामिद मीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर ये बताइएगा, ये मिलिट्री कोड के हवाले से जो बातचीत चल रही है, पहले 9 रुकनी बेंच बना, फिर 2 जजेस ने खुद को अलग कर दिया, फिर ये अभी पंजाब के इलेक्शंस की तरह अब इस फैसले पर भी हुकूमत अमल दरामद करेगी, व्हाट डू यू थिंक, या नहीं करेगी? देखिए, हुकूमत जो है वो तो पहले बता चुकी है। हुकूमत के 2 सीनियर मिनिस्टर्स जो हैं उनकी गुफ्तगू से वाज़ेह है, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, कि अगर सुप्रीम कोर्ट के 7 मेंबर बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को अनडू किया या उनके खिलाफ को स्टे ऑर्डर दे दिया तो वो उसको तस्लीम नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये आम तासुर ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है अगर वो मिलिट्री कोर्ट्स को अनडू करती है तो उसका फायदा होगा बड़ा तहरीके इंसाफ के उन लोगों को जो कि उनको गिरफ्तार किया गया, 100 से ज्यादा लोग हैं। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करे ना करे वो मैटर नहीं करता, इसलिए कि उन लोगों के साथ होना वही है जो किसी ने उनके साथ करना है। अच्छा। तो वो बिल्कुल 14 मई का जो फैसला है वो भी बिल्कुल इररिलेवेंट हो गया था, उस पर भी किसी ने अमल दरामद नहीं किया, इस फैसले पे भी कोई अमल दरामद नहीं होगा। लेकिन सर पीपी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और जब भी आइन की बात होती है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीना तान के सामने आती है। उनका तो एक अपना वजीर आजम तौहीन अदालत के चक्कर में घर जा चुका है, यूसुफ रजा गिलानी साहब, लेकिन अब सर उन्होंने भी कहा है कि हम इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बाबंगे दोहल ये बात बोली है। सर आपको नहीं लगता एक रिवायत पड़ जाएगी, प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि अगर आप हुकूमत में हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपके खिलाफ फैसला आता है, आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, आप उसको तस्लीम नहीं करते हैं, ये तो रिवायत पड़ जानी है सर। जी हाँ, बिल्कुल ये रिवायत तो पड़ गई है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि 14 मई तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाए जाएं, तो उस वक्त मेरे जैसे लोग जो हैं वो इसीलिए कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस पर अमल दरामद करवा लिया जाए। अगर इस पर अमल दरामद नहीं होगा तो उसके बाद फिर ये रिवायत पड़ जाएगी और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला उसमें अमल दरामद नहीं करेगी। मुझे लगता है कि इसके बाद भी बहुत से फैसले अगर सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत को पसंद नहीं आएंगे तो उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। अगर आप इजाजत दें सर, मैं जरा शैला रजा से भी, क्योंकि अभी राब्ता मुनक़ता हो गया। शैला रजा साहब, सर ये तो प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा ना, मतलब आप हुकूमत में, कल आपकी हुकूमत आ जाती है, आप लोग दावे कर रहे हैं जिस तरह से कराची में मेयर आप लोगों ने बनाया, आपने कहा कि वजीर आजम भी हम बनाएंगे। लेट सपोज आपका वजीर आजम आ जाता है, आपकी हुकूमत आ जाती है, आप ड्राइविंग सीट पर आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ आ जाती है, आप कहते हैं हम तो नहीं मानते, फिर कल को आप अपोजिशन में हो, कोई और हुकूमत में हो। प्रेसिडेंट तो ये भी सेट हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर डिक्टेटर को वेलकम करती थी, उसको कहती थी कि आप जो है वो 3 साल तक जो है वो आइन को फेंक के रद्दी में आप जो चाहे कुछ कर सकते हैं। प्रेसिडेंट तो ये भी था कि उसने वज़ीर आज़म, जुडिशल मर्डर हुआ शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का और पीपल्स पार्टी ने मान लिया। प्रेसिडेंट तो ये भी सेट हुआ कि बग़ैर सज़ा के 11.5 साल आसिफ साहब जेल में रहे, ज़बान कटी और सुप्रीम कोर्ट का हमें किरदार नज़र नहीं आया। फिर रजा गिलानी की बात, मंसूर एजाज की बात, कौन सी दोहराऊं, तो ये हमने माने हैं ना। लेकिन प्रेसिडेंट सेट पीटीआई ने किया बल्दियाती इदारों के वक्त और इसी इस्लामाबाद के वक्त के सुप्रीम कोर्ट के हर बात नहीं मानी जाएगी, वरना तो मैंने कहा कि पनामा के ऊपर अकामा में सजा हुई, सुप्रीम कोर्ट को माना गया। तो अब जो है अगर यही एक उन्होंने रिवायत रखनी है कि वो आइन के खिलाफ चलेंगे, तो मैं ये समझती हूँ कि अब पार्लियामेंट ने भी ये समझ लिया है कि आइन ही की बालादस्ती के लिए आना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक्त आपके बड़ा स्ट्रॉन्ग बयान है, सुप्रीम कोर्ट ने एक हमारे तो वजीर आजम ने जान दे दी ना, मेरी पार्टी के कायद ने तो जान दे दी माय लॉर्ड कहते हुए। अब कितनी जाने चाहिए? मतलब अगर मौलवी तमीज़ुद्दीन के वक्त से देखूं तो बुनियाद रख दी गई थी मशरक़ी पाकिस्तान की, और कितना चाहिए, कितना बिगाड़ करना है, कितना करना है। तो बेहतर ये है कि आप वो फैसले उस तरह से फैसले करें कि आप एक दफा कहें कि आप एक दफा कहें सलमान, आप एक दफा कहें कि मुनर्रिफ अरकान वोट दे सकते हैं, दूसरी दफा कहें नहीं दे सकते और वो भी हो जाएंगे। तो आप वो बातें ना करें जिससे आप पे उंगली उठ।
दूसरी बात यह है कि जी मेयर कराची जो आया है तो पीटीआई ने वोट जमात इस्लामी को डाले हैं, हमें नहीं डाले। तो हमें भी ये समझना चाहिए कि जिन लोगों ने डाले उनको क्या दिया गया। हमें तो पड़ा ही नहीं, तो हमने अपनी मेहनत की है और ये हमारा काम नहीं है। जब अब्दुल सत्तार अफगानी बने थे मेयर, तो वो इस तरह बने थे कि खानम गौहर एजाज, अब्दुल खालिक अल्लाहवाला और खालिक जुमा को थाने में बिठा दिया गया था कि ये वोट ना दे सके। इस तरह वो बने थे हमारे 3 वोट रोक के। अभी किसी को नहीं किया है कोई, इतने सारे लोग जी नहीं। तो ये पूछना है कि जिन लोगों ने जमात इस्लामी को दिए उन्होंने उन्हें क्या दिया। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेना है, बड़ी दिलचस्प बात करें, मैं यहीं से वापस आऊंगा। शैला रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आगे चल के मुजाहिद बरेलवी साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। अच्छा जनाब, एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम के अंदर ब्रेक के बाद। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि हामिद मीर साहब और शैला रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हामिद मीर साहब, ये बताइएगा सर, आपने जो बात की अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन अदालत में अटॉर्नी जनरल पेश हो रहा है, जजेस का मौकिफ अपनी जगह पर है, लेकिन वो जजेस उनसे सवाल करते हैं अटॉर्नी जनरल साहब से कि भाई आपको एतराज है तो बताइए, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देते। हुकूमत की जानिब से कहना यह है कि हम इसको गैर कानूनी तस्वुर करते हैं। तो सर इस पर आपकी राय क्या है? अटॉर्नी जनरल का मौकिफ बिल्कुल डिफरेंट है, हुकूमत का मौकिफ डिफरेंट है। 14 मई का भी फैसला था, कहा जाता था कि हम नहीं मानेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे, लेकिन अदालत के अंदर जाते थे तो कहते थे हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। ये जब हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के किसी प्रैक्टिसिंग लॉयर को अटॉर्नी जनरल बना देती है ना, तो वो अटॉर्नी जनरल फिर जो है ना वो अपना जो बतौर वकील कैरियर है ना, वो उसको भी बचाने की कोशिश करता है। तो अब ये जो इस वक्त आजकल अटॉर्नी जनरल साहब हैं, तो इनकी पार्टी का मौक़िफ़ कुछ और लगता है और हुकूमत का मौक़िफ़ कुछ और लगता है। सुप्रीम कोर्ट में जब वो जजेस के सामने बैठे होते हैं, खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे उनका मौक़िफ़ कुछ और लगता है। अच्छा, तो एक कन्फ्यूजन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अटॉर्नी जनरल साहब जो है ना, वो तो सिर्फ उन्होंने आइंदा भी प्रैक्टिस करनी है, तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नाराज नहीं करना चाहते। अच्छा। लेकिन हुकूमत के वज़रा जो है ना, उनके बयान देखें तो वो बिल्कुल अटॉर्नी जनरल के बयान से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आते हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है और इस पे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है उनको भी गौर करना चाहिए। आपने इसको बड़ा सही नोटिस किया और सवाल भी कर दिया, लेकिन इसमें वजीर आजम साहब जो उनको भी तो देखना चाहिए ना कि आपने एक अटॉर्नी जनरल बनाया हुआ है। वो बात आपकी सही है सर, तो फिर मैं आपकी बात से क्या खस करूं? अटॉर्नी जनरल साहब दोनों जानिब से अपनी नौकरी बचा रहे हैं, ऐसे ही समझूं मैं? जी हाँ, जजेस भी नौकरी बचा रहे हैं और अटॉर्नी जनरल भी नौकरी बचा रहे हैं। आप देखें ना, जजेस जो हैं वो अगर कोई असूली मौक़िफ़ पे कायम होते तो 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म जो है उस पर जब अमल दरामद नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए था? जजेस को फिर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी ना, तौहीन अदालत की। तो उन्होंने नहीं कार्रवाई। मैं आपकी तरफ आता हूं। तो अब एक और फैसला वो देंगे, उस पर भी अगर अमल दरामद हुकूमत नहीं करती और उसके बाद भी वो खामोश रहते हैं, तो इसका मतलब है कि जजेस भी नौकरी बचा रहे हैं और अटॉर्नी जनरल भी नौकरी बचा रहे हैं। ठीक है। देखें जी सर, एक चीज ये भी है ना कि फिर मुस्तकबिल में हुकूमत की मर्जी पर होगा कि कोई फैसला मानती है नहीं मानती। फिर सर सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस चलेंगे उसका फैसला आ जाएगा, तो फिर उसकी वक़्त क्या रह जाएगी सर, अगर ये बात कही जाएगी कि हम नहीं मानते, ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है। तो पाकिस्तान में ना जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो जिसके पास लाठी है ना, डंडा है ना जिसके पास, वही भैंस को काबू में रखेगा, वही इस रियासत के तमाम अमूर पे अपना कंट्रोल कायम रखेगा। सही है। तो अब देखना यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ से तो छिन चुका है, तो ये डंडा किसके हाथ में है और वो डंडा जिसके हाथ में है, अच्छा, वो ये डंडा किस किस के सर पे चलाएगा। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच सर। हामिद मीर साहब मौजूद। शैला साहब, आप मुस्कुरा रही थी हामिद मीर के जवाब पर, सर क्या वजह थी मुस्कुराने की? नहीं, मैंने आपने जो कहा था कि वो दोनों तरफ खेल रहे हैं, इस पे मैं मुस्कुरा। अच्छा, तो आपको नहीं लगता दोनों तरफ खेल रहा है? नहीं, मैं तो देखें, जब भी कोई कानूनी मामला आता है, मैं अगर मुझे कोई किसी का ऊपर से बयान देख लूं कि नहीं है, तो मैं तो एक जज साहब उनको फ़ोन करती हूँ। अच्छा, उनसे कहा, और फिर एक और है, उनको करती हूँ कि इसमें क्या कहा जाएगा, किस तरह से होगा। मैं तो अपनी राय नहीं दे सकती हूँ, लेकिन ये है कि सबसे
बात जो है वो ये है कि डिसेंटिंग वॉइस जो है वो अदलिया से आ रही है। एग्जैक्टली अच्छा, मैं थोड़ी सियासी बात कर लूं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कोई इख्तलाफात चल रहे हैं शैला रजा साहब, आपकी इतला में कोई ऐसी खबर? देखिए, जिसको लोगों ने इख्तलाफ समझा वो गलत है। अच्छा, क्योंकि अगर फेडरल में गवर्नमेंट दूसरी पार्टी की है और प्रोविंस में दूसरी, तो ये तो आपको मालूम है कि अभी तक सही से डिवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं हुआ और हमें फाइनेंशियली 80% डिपेंड करना पड़ता है फेडरल ट्रांसफ़र पर। फेडरल ट्रांसफर्स जो आते हैं उस पर हमें डिपेंड करना पड़ता है। तो उसमें कुछ मुख्तलिफ प्रोमिसेस थे जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हुए, ख़ास तौर पर जो है वो ये जो हमारे क्लाइमेट चेंजेस के इफेक्ट्स थे उनके लिए, और इसके अलावा K4 और तो 25 अरब रुपए जारी कर दिए, लेकिन आज किया था, आज बड़ी दिलचस्प बात हो गई, आज 200 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए उन्होंने, 210 अरब रुपए के। तो वो तो सीधा सीधा आवाम पे ही बोझ पड़ गया ना। देखें, आवाम पे तो बोझ है पहले ही, तो वो जो हमारी डिमांड्स थी वो हमारे सूबे के लोगों के लिए थी और इस वजह से थी कि जो उन्होंने हमसे ज़बानी कलामी वादे किए थे वो पूरे होने चाहिए। तो उस पर आवाज़ उठाना बुरी बात नहीं थी। और ये जब PTI की गवर्नमेंट थी तो सिर्फ सिंध से आवाज़ उठ रही थी कि नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, साल में 2 मीटिंग तो होनी है, हो नहीं रही थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि स्टेबिलिटी फंड होता है प्रोविंसेस का, तो KP से बलूचिस्तान से सब तो हुआ, तो ये चलता है मामला। ये ऐसी बात नहीं थी, लेकिन इसको ज़्यादा बात की गई क्योंकि बुक छप गई थी। इत्तेहाद को कोई खतरा नहीं है? नहीं, देखिए, ये तो एक EOD जो है, जब ये साइन हुआ था तो इसमें ये बात हुई थी कि गैर आईनी तौर पे हुकूमत को नहीं गिराया जाएगा। ठीक है, डन हो गया। थैंक यू सो मच शैला रजा साहबा, हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अब प्रोग्राम के आखिर में एक वाक़े का जिक्र करना चाहूंगा, और यकीन जानिए इस वाक़े का पाकिस्तानियों से बराह रास्त ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन उनके सेंटिमेंट्स उनके साथ जुड़े हुए हैं। आपने सुना होगा जनाब, टाइटन वो आबदोज थी जो कि समंदर में गई टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए, लेकिन फिर वापस नहीं आ सकी। उसमें 2 पाकिस्तानी सवार थे, बाप बेटा और अमीर तरीन। अच्छा, अमीर तरीन एक अलग मामला होता है, लेकिन वो फलाही काम बहुत ज्यादा करते थे। अभी जनाब यूनानी कश्ती हादसे का कर्ब कम ही नहीं हुआ था कि एक और समंदरी हादसे ने अवाम को अफसुर्दा कर दिया। आबदोज टाइटन भी बदकिस्मत बहरी बेड़े टाइटैनिक की तरह समंदर की आगोश में खो गई। बहरे ओकियानोस का वो मुकाम जहां टाइटैनिक समंदर बुर्द हुआ, आखिर वहां ऐसा है क्या कि बड़े से बड़ा जहाज गया, वो भी हादसे का शिकार हो गया, और सिर्फ 5000 की गुंजाइश वाली एक छोटी आबदोज गई, वो भी हादसे। अच्छा, 5 लोगों की थी ये, 5 लोगों की जो आबदोज थी ना, ये भी चली गई। ओशन गेट नामी कंपनी सयाहत को नई जिद्दत देने की ख्वाहिश में सयाहों को समंदर की तह तक तो ले गई, लेकिन वापस नहीं ला सकी, जिसमें 5 इंसानी जानों का ज़िया हो गया। इन बदकिस्मत अफराद में पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनका 19 साल का बेटा सुलेमान भी शामिल थे। एक मालदार और पढ़े लिखे घराने में पैदा होने वाले कमसिन सुलेमान ने अभी दुनिया देखनी थी, लेकिन उसे टाइटैनिक की बाकियात देने की ख्वाहिश ले डूबी। लेकिन उनकी फुप्पो की जानिब से एक इंकिशाफ किया गया। वो इंकिशाफ यह है कि वो खुद जाना नहीं चाहता था, लेकिन अपने वालिद की ख्वाहिश का एहतराम उसको करना पड़ा। वो खुद समंदर की तह में नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके वालिद बाजिद थे, उनकी ख्वाहिश थी, और उसके एहतराम में सुलेमान चला गया। ये टाइटन नामी आबदोज में सवार होने के बाद करोड़ों रुपए अदा करने वाले बाप बेटे को शायद ये मालूम नहीं था कि इन पैसों से वो जनाब अपनी मौत का सामान अपने हाथों से खरीद रहे हैं। ओशन गेट कंपनी ने बहरे ओकियानोस की गहराइयों में तारीखी बहरी जहाज टाइटैनिक के मलबे तक तफरीही सफर पर जाने वाली आबदोज टाइटन में सवार 5 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी है। अमरीकी हुकाम ने टाइटन के मुमकिन तौर पर भयानक हादसे की इतला दी है। यह मकाम शुमाली बहरे ओकियानोस में 4000 मीटर यानी तकरीबन 4 किलोमीटर की गहराई में वाक़ है। कनाडा के कोस्ट गार्ड के मुताबिक उन्हें मलबा मिला है, जिससे पता चलता है कि आबदोज समंदर के पानी के दबाव से इंतहाई भयानक तरीके से तबाह हो गई। ये 4 किलोमीटर का जनाब फासला है। आप 2 किलोमीटर के अगर नीचे जाएंगे ना, तो समंदर के अंदर सूरज की रोशनी आना बंद हो जाएगी। उसके थोड़े नीचे जाएंगे तो आपको अपना हाथ नजर नहीं आएगा, इतनी तारीकी होती है और इतना पानी का प्रेशर होता है कि अगर आप कोई भी स्विम सूट पहन के चले जाएं पर खच्चे उड़ जाते हैं। उन्होंने इस वाकये में मरने वालों के लिए ताजियत का इजहार तो किया है, लेकिन तहकीकात से पता चला है कि इस कंपनी ने इससे पहले भी तकरीबन 200 ऑपरेशन किए और तमाम ऑपरेशन कामयाब रहे। लेकिन इस बार क्या ऐसा हुआ कि 5 इंसानी जानों के चिराग गुल हो गए।
आबदोज टाइटन की तैयारी के दौरान एक इंजीनियर ने इख्तलाफ करते हुए इस आबदोज का तजुर्बा करने को इंसानी जानों के लिए खतरे में डालने के मुतरादिफ करार दिया, तो कंपनी ने इस इंजीनियर को ही बाहर निकाल दिया और कंपनी के मालिक ने कहा कि हम टाइटन में समंदरी सैर जरूर करेंगे। और हुआ ही है कि जनाब टाइटैनिक ने, बनाने वाले ने, उसके मालिक ने, उसके कैप्टन ने बड़ा बोल बोला था और वो भी पहले सफर में समंदर बुर्द हो गया। फिर टाइटन गई, वो भी अपने पहले सफर में समंदर बुर्द हो गए। लेकिन पाकिस्तानियों के जज्बात इस वाक़े से इसलिए हैं क्योंकि जनाब ये पाकिस्तानी बाप बेटा चले गए और आप सोचिए बड़ी स्लो मौत हुई है। बाप बेटे ने 7 वक्त गुजारा होगा, किस तरह के मामलात होंगे अल्लाह जानता है। लेकिन लोग कि ऐसी क्या नौबत आई थी कि आपने टाइटैनिक का मलबा देखना था, आप इतने अंदर चले गए और ये कहा जा रहा था जो पेपर साइन कराया गया था इससे पहले उसमें 7 जगह मौत का जिक्र था और उन्होंने सिग्नेचर किया। लेकिन जनाब कहते हैं ना कि मौत जहां आनी है वहीं आनी है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इक़दाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।